सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी की है 10th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा व दर्शन में संबंध। अब शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आपके बीएड एग्जाम की बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 16 नंबर का, ये अकेला क्वेश्चन आता है आपके बीएड के एग्जाम में। ये इस तरह से भी आ जाता है कि शिक्षा व दर्शन में संबंध बताओ। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि शिक्षा तथा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, सिद्ध कीजिए। इसके अलावा भी काफी तरीके हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में आ सकता है। ये मैं सभी तरीके आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यहीं पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके बीएड एग्जाम के लिए है। सबसे पहला तरीका तो होता है शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सैद्धांतिक है दूसरा व्यवहारिक है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके अलावा शिक्षा व दर्शन एक दूसरे पर आधारित हैं, ये भी सिद्ध कीजिए, या फिर एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये सिद्ध कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिक्षा व दर्शन में संबंध बता दीजिए, ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ ही रखा है। इसके अलावा भी काफी होते हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, तो ये चीजें सिद्ध कर दीजिए। बात एक ही है, शिक्षा व दर्शन में क्या संबंध है बताना वही है हमें, लेकिन कहने के तरीके इन्होंने बदल दिए हैं। अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को आपके सामने रख देते हैं पेपर वाले। अब अपने मेन क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है शिक्षा तथा दर्शन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। अब किसी भी समाज की अगर हम शिक्षा की बात करें और उस समाज के दर्शन की बात करें, तब हम देखेंगे कि उस समाज की शिक्षा में उस समाज के दर्शन में काफ़ी संबंध देखने को मिलता है। क्या संबंध होता है और वो क्यों होता है वो समझिए पहले थोड़ा सा, बाद में इसे हम पढ़ेंगे। दर्शन क्या होता है, आप किसी भी तथ्य के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, चिंतन मनन सोच विचार करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जो प्रक्रिया हुई ना चिंतन मनन करने की, सोच विचार करके ज्ञान प्राप्त करने की, उस प्रक्रिया को हम दर्शन बोलते हैं। प्रत्येक समाज के लोग, अगर हम किसी एक समाज की बात करें, उस समाज के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वे चिंतन मनन करते रहते हैं किसी न किसी तथ्य पर, और उन्हें नया ज्ञान मिलता रहता है, जिससे उनकी कोई ना कोई विचारधारा बन जाती है। प्रत्येक समाज के लोग दर्शन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं किसी न किसी चीज पर, जिससे उनकी सोच विकसित होती है और उनकी एक विचारधारा बन जाती है कि हाँ ये बात सही है, हमने चिंतन मनन करके ये बात सिद्ध की है। किसी समाज की जो विचारधारा होती है, उस विचारधारा को हम उस समाज का दर्शन बोलते हैं। अब किसी समाज की जैसी विचारधारा है, जैसा उसका दर्शन है, उसके अनुसार ही वह समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। जैसी उसकी विचारधारा वैसी उस समाज की शिक्षा होगी। अगर किसी समाज की विचारधारा या किसी समाज का दर्शन ऐसा है कि वह यह मानता है कि भगवान है ही नहीं, जो हमारे सामने है, चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है वही सही है, तो वह समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था इसी तरह से करेगा। वो अपने बच्चों को आसपास जो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में पढ़ाएगा। लेकिन अगर किसी समाज का दर्शन या किसी समाज की सोच या किसी समाज की विचारधारा ऐसी है कि वे भगवान को सही मानते हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं इन्हें तो तुच्छ मानते हैं, जैसा कि भारतीय समाज है, उस समाज की जो शिक्षा व्यवस्था होगी ना, उस समाज की शिक्षा व्यवस्था में भी आपको धर्म ग्रंथ वगैरह भगवान से संबंधित चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। मतलब जिस समाज का जैसा दर्शन होता है, उस दर्शन के अनुसार ही वह समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, इतना समझ गए आप। अब देखते हैं कि शिक्षा दर्शन पर अपना प्रभाव किस प्रकार डालती है। हम जब कोई भी समाज शिक्षा की व्यवस्था करता है ना, तब उस शिक्षा के द्वारा ही उस समाज की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को उस समाज के बच्चे सीखते हैं। मतलब शिक्षा दर्शन का प्रचार प्रसार करती है, उस समाज के बच्चों को बताती है कि इस समाज की ये विचारधारा है या फिर इस समाज का ये दर्शन है। इसके अलावा भी शिक्षा समाज के बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है, उनको ज्ञान प्रदान करती है, उनके मस्तिष्क को विकसित करती है, जिससे
बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बच्चे उस समाज के दर्शन के बारे में और अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं और उस दर्शन को और आगे अगले स्तर तक लेके जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम दर्शन को गायब कर दें, बिना दर्शन के मतलब बिना सोच विचार करे, बिना अपनी कोई विचारधारा बनाए हम शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर हम शिक्षा को गायब कर दें और हमारी कोई विचारधारा हो, उस विचारधारा को कोई आगे ले जाने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी विचारधारा का पता ही नहीं चलेगा और हमारे बच्चों का भी विकास नहीं होगा, तो हमारा दर्शन भी खत्म हो जाएगा एक न एक दिन जाकर। तब शिक्षा के बिना दर्शन खत्म हो जाता है, दर्शन के बिना शिक्षा की कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। ये दोनों चीजें एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, दोनों एक साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अब आप समझ गए शिक्षा व दर्शन में किस प्रकार संबंध होता है। यही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। शिक्षा तथा दर्शन में घनिष्ठ संबंध होता है, या फिर कहा जा सकता है कि शिक्षा तथा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो सैद्धांतिक होता है और दूसरा पहलू व्यवहारिक होता है। सैद्धांतिक पहलू तो दर्शन होता है, क्योंकि दर्शन में हम सिद्धांत वगैरह बनाते हैं। दूसरा पहलू व्यवहारिक होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यवहार में हमारे परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा तथा दर्शन के इस संबंध को निम्न कथन के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जे.एस. रोस ने क्या कहा है, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पक्ष अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार शिक्षा व दर्शन को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे पर आधारित होते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जे.एस. रोस का, आपको पढ़ना होगा। इन्होंने यही कहा है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार शिक्षा और दर्शन भी इसी तरह होते हैं, सिक्के के पहलू की तरह, उन दोनों को भी अलग नहीं किया जा सकता। दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे पर आधारित होते हैं। मानव द्वारा कुछ सीखना शिक्षा कहलाता है। किसी समाज की शिक्षा उस समाज के व्यक्तियों का विकास करती है, जिससे वह समाज प्रगति की राह में तीव्र गति से आगे बढ़ता है। वहीं अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन किसी भी तथ्य के विषय में चिंतन मनन करके नया ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। दर्शन ब्रह्मांड तथा मानव जीवन की व्याख्या करता है, क्योंकि हम हर तथ्य की व्याख्या करते हैं दर्शन में, तो हम कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है, भगवान है नहीं, भगवान का क्या अस्तित्व है, इसकी भी हम व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। दर्शन ब्रह्मांड की, भगवान वगैरह की, मानव जीवन की व्याख्या करता है। इसमें मनुष्य जीवन के क्या उद्देश्य हैं तथा उनकी प्राप्ति के क्या मार्ग है, इस पर भी चर्चा की जाती है। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा हमें नया ज्ञान प्रदान करती है, हमारी सोच में परिवर्तन करती है तथा हमारा मानसिक विकास करती है। उसके बाद हम अपनी विकसित सोच के साथ नए सिरे से चिंतन मनन करते हैं, जिससे हमारा दर्शन भी प्रभावित होता है तथा हमारे दर्शन को नई दिशा मिलती है। इस नए दर्शन से हम नई शिक्षा को जन्म देते हैं तथा नई शिक्षा पुनः नए विचारों और नए दर्शन को जन्म देती है। यह चक्र सदैव चलता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा तथा दर्शन एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। दर्शन हमारी शिक्षा की दिशा निर्धारित करता है तथा शिक्षा दर्शन की। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे पर निर्भर है। ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। एक इंट्रोडक्शन, एक पेज आपका आराम से बढ़ जाएगा पेपर में, इसमें ही, इस चीज को लिखने में ही, और आसानी है। सीधी सी बात है, कोई भी समाज किसी भी विषय पर चिंतन मनन करता है और चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उस प्रक्रिया को हम दर्शन बोलते हैं। दर्शन के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा प्रत्येक समाज की कोई ना कोई सोच बन जाती है, एक विचारधारा बन जाती है। उस विचारधारा को हम उस समाज का दर्शन बोलते हैं कि इस समाज का दर्शन ऐसा है, उस समाज का दर्शन वैसा है। जैसा जिस समाज का दर्शन होता है या फिर जैसी जिस समाज की सोच या विचारधारा होती है, वह समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था भी उसी प्रकार से करता है। फिर वह शिक्षा की व्यवस्था, हमने उच्च लेवल पर शिक्षा की व्यवस्था की है ना, क्योंकि दर्शन में हमने नई नई चीज़ें सीख ली। अब जो उच्च लेवल की शिक्षा की व्यवस्था की है, वह हमारे बच्चों का मानसिक विकास उच्च लेवल का कर देती है, और उस उच्च लेवल के मानसिक विकास के साथ हमारे बच्चे दर्शन को उच्च लेवल पर लेकर जाते हैं। हमारा दर्शन का स्तर अच्छा हो जाता है, और उस दर्शन के अच्छे स्तर के द्वारा हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था फिर करते हैं। फिर शिक्षा उच्च लेवल पर दर्शन को ले जाती है, और दर्शन बदल जाता है। दर्शन में नई नई विचारधाराएं आ जाती हैं हमारी, और नई विचारधाराओं के अनुरूप हम फिर शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो यही चक्र हमेशा चलता रहता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ये बातें आपको लिखनी है। शिक्षा
तथा दर्शन के संबंधों को समझने के लिए इन दोनों के एक दूसरे पर प्रभाव को अलग अलग से देखना पड़ता है। अगर आप शिक्षा और दर्शन के संबंधों को समझना चाहते हैं ना, तब इन दोनों के प्रभाव को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है वो देखेंगे। इसके लिए हमने 6 हेडिंग बना दी है। उसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षा दर्शन पर अपना किस प्रकार प्रभाव डालती है, किस तरह से दर्शन को प्रभावित करती है। उसके लिए हमने यहाँ पर 5 हेडिंग बनाई हुई है। लगभग 11 हेडिंग हो गई हैं। ये आपके लिए बहुत है। आप अगर पेपर में 10 भी लिख कर आ जाते हैं काफ़ी होती है ये हेडिंग। इतनी शिक्षा और दर्शन में संबंध के बारे में काफ़ी लंबा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबसे पहले दर्शन को देखेंगे हम कि दर्शन का शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। दर्शन किसी समाज की, दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी समाज का दर्शन होता है उस समाज की विचारधारा, जो भी उस समाज ने अपनी विचारधारा बनाई है चिंतन मनन करके। अब जिस समाज का जैसा दर्शन होगा वह समाज अपनी शिक्षा का अर्थ वैसे ही समझेगा कि शिक्षा का अर्थ वैसा ही होता है। जिस समाज का जैसा दर्शन होगा वह समाज अपनी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन और विद्यालयों की व्यवस्था उसी प्रकार करेगा। इसके अलावा शिक्षा क्या करती है? शिक्षा किसी समाज के दर्शन का प्रचार प्रसार कर देती है, क्योंकि दर्शन ज्ञान ही तो होता है। जो ज्ञान हमारे बड़ों ने, महान लोग जो हमसे पहले हुए हैं, उन्होंने चिंतन मनन करके प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर देती है। शिक्षा दर्शन को हमेशा सक्रिय रखती है, मतलब दर्शन में नए नए लोग पैदा करती रहती है, जो नए नए बच्चे भेजती रहती है जो उस दर्शन को आगे बढ़ाए। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। अगर बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे, किसी समाज के व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होंगे, तो दर्शन होगा ही नहीं। दर्शन होने के लिए भी तो हमें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। जो दार्शनिक होते हैं वे शिक्षक भी रही हैं, तो ये भी एक संबंध हो जाता है शिक्षा और दर्शन में। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है, जिससे दर्शन उन समस्याओं का समाधान करके उच्च लेवल पर जाता है। तो ये संबंध है। शिक्षा दर्शन को इस प्रकार प्रभावित करती है, दर्शन शिक्षा को इस प्रकार प्रभावित करता है। अब एक एक करके इन हेडिंग्स को देख लेते हैं हम, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, पेपर में आपको क्या क्या लिख कर आना है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी समाज का जैसा दर्शन होता है वैसी ही शिक्षा किस प्रकार होती है। सबसे पहली हेडिंग है दर्शन का शिक्षा के अर्थ पर प्रभाव। अब जिस समाज का जैसा दर्शन होगा वह समाज शिक्षा का अर्थ भी वैसा ही समझता है। मान लेते हैं एक समाज है जिस समाज का दर्शन यह है कि वह समाज मानता है कि भगवान सत्य है, भगवान की प्राप्ति करनी है हमें, मोक्ष वगैरह प्राप्त करना है, स्वर्ग मिलना है हमें। तब वह समाज अपनी शिक्षा का अर्थ क्या समझता है कि शिक्षा का अर्थ ऐसा होता है, ऐसी कोई भी चीज जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराए या भगवान के संपर्क में ले जाए, वही असली शिक्षा है। तो अगर इसके अलावा कोई दूसरा समाज है जो भगवान को मानता ही नहीं, वो कहेगा कि शिक्षा का अर्थ ऐसा होता है जो हमें सांसारिक पदार्थों की जानकारी दे, वो शिक्षा होती है, क्योंकि भगवान तो होता ही नहीं। किसी समाज का जैसा दर्शन होता है वह समाज शिक्षा का अर्थ भी उसी प्रकार से लेता है। किसी समाज के दर्शन का इस तथ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि वह शिक्षा का क्या अर्थ मानता है। चूंकि दर्शन में हम तथ्यों और तत्वों का तार्किक रूप से विश्लेषण करके उसकी व्याख्या करते हैं, जिससे हमारी एक विचारधारा बन जाती है। इसी विचारधारा के आधार पर हम यह तय करते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है, उसका क्या महत्व होता है, और समाज में कैसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और समाज को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, तथा हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हम दर्शन करते हैं, हमारा जो दर्शन बन जाता है ना, हमारी जो विचारधारा बन जाती है, उस विचारधारा के आधार पर ही हम शिक्षा का अर्थ मानते हैं कि शिक्षा का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, और शिक्षा की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई प्रकृतिवादी व्यक्ति है जो प्रकृति को मेन मानता है, वह शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया मानेगा। एक आध्यात्मवादी व्यक्ति है, आध्यात्मवादी मतलब भगवान में विश्वास रखने वाला, वह व्यक्ति शिक्षा को एक आत्मिक क्रिया मानेगा जो उन्हें मुक्ति प्रदान करे। समझ गए? जैसा किसी समाज का दर्शन वैसा ही वह समाज अपनी शिक्षा की व्याख्या करता है और अपनी शिक्षा का अर्थ समझता है। ये आसानी पॉइंट है, बस आप हल्का सा समझ लें, रटना नहीं पड़ता, आप अपने शब्दों में पेपर में लिख सकते हैं इसे, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है ये।
सेकंड पॉइंट है दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव। अब देखो, दर्शन का शिक्षा के उद्देश्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर किसी समाज का दर्शन ऐसा है कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, इस संसार से आत्मा को मुक्ति दिलानी है, तब उस समाज की जो शिक्षा देखेंगे ना आप, उस शिक्षा की उद्देश्य भी यही होंगे कि भगवान के समीप जाना, सदा सत्य बोलना, मुक्ति का मार्ग ढूंढना, मोक्ष की प्राप्ति करना, तो यही मिलेंगे हमें। अगर कोई समाज भगवान में विश्वास नहीं रखता, उस समाज की शिक्षा के उद्देश्य आपको क्या मिलेंगे? पदार्थों की जानकारी करना, सुख की प्राप्ति करना, आजीविका के साधन ढूंढना, अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान करना, तब उनके ये मिलेंगे आपको। इस तरह से जैसा किसी समाज का दर्शन होता है, वैसे ही उस समाज के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। किसी भी समाज की शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाए, तब यह पाया जाएगा कि उन उद्देश्यों पर उस समाज के दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अब दर्शन तो आप समझ पाए ना, किसी समाज का दर्शन क्या होता है? समाज के लोग चिंतन मनन करके नई नई विचारधाराएं बनाते रहते हैं। तब किसी समाज की जो एक मेन विचारधारा बन जाती है ना, किसी समाज के लोग किस चीज को सत्य मानते हैं, भगवान को या संसार को, किसे मानते हैं, तब उनकी जो मेन विचारधारा है, उस मेन विचारधारा को ही हम उस समाज का दर्शन बोलते हैं। अब किसी समाज का जैसा दर्शन होता है, वैसा ही उस समाज के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। कोई समाज अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहता है, वह उनके लिए वैसी ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। चूंकि दर्शन का सीधा सीधा सा संबंध व्यक्तियों की सोच से होता है कि उनकी सोच कैसी है और वे किस तथ्य को सत्य मानते हैं। इसी के अनुसार समाज अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है और अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। जैसे यथार्थवादी दर्शन जो भौतिकवाद को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी शिक्षा का उद्देश्य भौतिक संसार का ज्ञान करना होता है। वहीं आध्यात्मवादी दर्शन, उनकी शिक्षा का उद्देश्य भौतिकता से परे होता है, भगवान वगैरह के संपर्क में होता है, उनकी शिक्षा के उद्देश्य है। दर्शन तथा शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब जैसा जिस संसार का दर्शन होगा, जिस समाज का जैसा दर्शन होगा, वैसे ही वे अपनी शिक्षा में सिलेबस रखेंगे। अगर कोई समाज, किसी समाज का दर्शन आध्यात्मवादी है, आध्यात्मिक है, तो वे अपनी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में धार्मिक विषय को रखेंगे। किसी समाज का दर्शन भौतिकवादी है, तब वे अपनी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भौतिक विषय रखेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वगैरह वगैरह भौतिक विषय। तब किसी समाज के दर्शन का उस समाज के पाठ्यक्रम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी भी शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था उसके उद्देश्यों के अनुसार की जाती है और उद्देश्यों का सीधा सीधा सा संबंध दर्शन से ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कह है, और यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं डंडा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये की है। शिक्षा का पाठ्यक्रम भी दर्शन के द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, प्रकृतिवादी दार्शनिक छात्रों को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से शिक्षा लेने पर बल देते हैं। यथार्थवादी दार्शनिक पाठ्यक्रम में भौतिक विषयों जैसे भूगोल विज्ञान, व्यावसायिक विज्ञान आदि पर बल देते हैं। आध्यात्मिक दार्शनिक पाठ्यक्रम में धार्मिक किताबों को रखने पर बल देते हैं। ये जो प्रकृतिवादी है ना, और ये जो यथार्थवादी है और ये अध्यात्मवादी है, ये जो दर्शन की ये क्या हैं, वाद हैं, ये अलग अलग वाद हैं। इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो, आगे आप इनके बारे में पूरा पढ़ देंगे ना, तब आप यहाँ पर और ज़्यादा लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दर्शन का शिक्षण विधियों पर प्रभाव। किसी समाज का जैसा दर्शन होता है, उसकी शिक्षण विधियां भी वैसी ही होती है। अगर कोई समाज आध्यात्मिक है, उस समाज का दर्शन अध्यात्मवादी है, तो आध्यात्मिक शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं? जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, वे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? आराम से बैठकर शांत माहौल में चिंतन मनन करके। इसके अलावा जो भौतिकवादी है, वे क्रिया विधि द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान लेने पर बल देते हैं। तो जैसा जिस समाज का दर्शन, वैसा ही उस समाज की शिक्षण विधियां। किसी भी शिक्षा की शिक्षण विधियां कैसी होंगी, यह भी किसी न किसी दर्शन के द्वारा ही निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, प्रकृतिवादी दार्शनिक केवल इंद्रियों द्वारा सीखने पर बल देते हैं। जो प्रकृतिवादी दार्शनिक होते हैं, वे कहते हैं कि बालक प्रकृति में जाकर खुद इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करे। समाजवादी दार्शनिक सामाजिक क्रियाओं के द्वारा सीखने पर बल देते हैं। अध्यात्मवादी दार्शनिक आत्म केंद्रित विधियों पर, मतलब चुपचाप चिंतन मनन करके खुद को केंद्र में रखकर सीखने पर बल देते हैं।
दर्शन का अनुशासन पर प्रभाव, दर्शन का भी अनुशासन पर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक दर्शन जो है, ऐसा कोई समाज जो अध्यात्मवादी है, उसका दर्शन अध्यात्मवादी है, तो वो अनुशासन पर ज्यादा बल रखता है। प्रकृतिवादी में अनुशासन पर बिल्कुल भी बल नहीं देते। तब इस तरह से दर्शन का अनुशासन पर भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा में अनुशासन का अहम स्थान है। ये गलत क्यों हो रहे हैं आजकल? अहम, ये अहम है। शिक्षा में दर्शन का अहम स्थान है। इस क्षेत्र में भी दर्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रकृतिवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति बालक की वास्तविक प्रकृति को प्रेरित करने के लिए उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश करते हैं। जो प्रकृतिवादी है ना, वे बिल्कुल भी अनुशासन नहीं रखते बच्चों पर। वहीं आदर्शवादी बालकों को पूरी तरह से अनुशासित रखने पर बल देते हैं। यथार्थवादी बालकों को एक नॉर्मल सा अनुशासन देने की बात करते हैं, ज्यादा नहीं। इसके अलावा भी अनुशासन कई प्रकार का होता है, दंडात्मक, सुधारात्मक। इस पर ये जो अनुशासन का प्रकार होता है ना, इस पर भी दर्शन का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, दर्शन का विद्यालय पर प्रभाव। किसी समाज का जैसा दर्शन होता है, उस समाज के विद्यालय भी वैसे ही मिलते हैं। अगर कोई समाज आध्यात्मिक है, तब वह अपने विद्यालयों को आध्यात्मिकता की दृष्टि से ही देखेगा। विद्यालयों को ऐसे स्थान पर रखेगा जहां पर शोरगुल न हो, शांत माहौल हो, जैसा वैदिक काल में, क्योंकि सब आध्यात्मिक हुआ करते थे। वैदिक काल का जो दर्शन था ना, वो आध्यात्मिक दर्शन था उनका, मतलब उनकी विचारधारा आध्यात्मिक थी। दर्शन क्या होता है? किसी भी समाज की विचारधारा। अब उनके विद्यालय कैसे हुआ करते थे? शांत माहौल में हुआ करते थे, जिससे कि चिंतन मनन करके हम ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन अगर किसी का दर्शन भौतिकवादी है, मतलब इस संसार को जानने वाला है, भगवान को नहीं है, तो वो अपने स्कूल सबके बीच में बनाएगा, जिससे कि बच्चे हर चीज को देख सकें, हर चीज के साथ क्रिया करके सीख सके। शिक्षा प्रदान करने में शिक्षण संस्थान जैसे विद्यालय का अहम स्थान होता है, क्योंकि बालक उसी में रहकर उसी के द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। विद्यालय कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इस बात पर भी दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश दर्शन छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान न देकर व्यवहारिक रूप से ज्ञान देने पर बल देते हैं। जैसे प्रकृतिवादी छात्रों को मुक्त रूप से प्रकृति में ही बिना विद्यालय के शिक्षा प्रदान करने पर बल देते हैं। वहीं आदर्शवादी विद्यालय को एक शांत स्थान मानते हैं। आदर्शवाद से मतलब होता है आपका अध्यात्मवाद, आध्यात्मिक दुनिया। वे विद्यालय को एक ऐसा शांत स्थान मानते हैं जहां पर चिंतन मनन किया जा सके। वहीं यथार्थवादी विद्यालय को भौतिक संसार से जुड़ा हुआ देखते हैं। तब ये है, अभी आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रकृतिवादी क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, आप बेहतर पता लगा पाएंगे। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि जैसी जिस समाज की सोच होगी, वह समाज अपने विद्यालयों का निर्माण भी उसी तरह से करेगा। अब इससे उल्टा देख लेते हैं, शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने देखा कि दर्शन किस प्रकार शिक्षा को प्रभावित करता है और कैसे समाज का दर्शन समाज की शिक्षा की व्यवस्था में सहायक होता है। अभी तक तो हमने ये देखा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा दर्शन पर अपना प्रभाव कैसे डालती है। शिक्षा दर्शन के प्रसार का सर्वोत्तम साधन है। दर्शन क्या होता है? हमारा ज्ञान होता है, जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, जो हमारी विचारधारा है। अब हमारी विचारधारा जो है, उसका प्रचार प्रसार हम शिक्षा के द्वारा ही तो करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा की व्यवस्था भारत में की, जो अंग्रेजों का दर्शन था, अंग्रेजों की विचारधारा थी, अब वह भारतीयों ने अपना लिया है, तो उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार हो गया शिक्षा के द्वारा। जहां एक और शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, वहीं दूसरी ओर वह दर्शन के प्रचार प्रसार का भी सर्वोत्तम साधन है। दर्शन के गूढ़ रहस्य को शिक्षा के माध्यम से ही समझा जा सकता है और इसे समझने के पश्चात शिक्षा के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। शिक्षा किसी समाज के बालकों को उस समाज से परिचित कराती है, अर्थात अपने समाज व अन्य समाज में उसका प्रचार प्रसार करने में मदद करती है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के प्रचार प्रसार का सर्वोत्तम साधन है। अब शिक्षा क्या करती है? किसी समाज के बालकों को उस समाज के दर्शन से परिचित कराती है, मतलब उस समाज की विचारधारा से परिचित कराती है। इस प्रकार क्या हुआ? शिक्षा किसी समाज के दर्शन को उस खुद अपने समाज में और दूसरे समाज में प्रचार प्रसार कराने का साधन है। शिक्षा दर्शन को सक्रिय बनाए रखने में सहायक है। कैसे? कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उस व्यक्ति ने अपने समाज का एक दर्शन निर्धारित कर दिया, हमारे समाज में ये दर्शन रहेगा, ये हमारी विचारधारा है।
जब वे व्यक्ति मर गए तो उनके बालक उस दर्शन को आगे बढ़ाते हैं, मतलब दर्शन उनका सक्रिय बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि उनके बालकों को शिक्षा मिली हुई है। इस प्रकार शिक्षा किसी भी समाज के दर्शन को सक्रिय रखने में अहम योगदान देती है। शिक्षा दर्शन को सक्रिय बनाती है। शिक्षा दर्शन के वास्तविक उद्देश्यों से जन सामान्य को अवगत कराती है। बिना शिक्षा के दर्शन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती। शिक्षा ही इसे सक्रिय बनाती है। शिक्षा बालकों का मानसिक विकास कर उन्हें नए सिरे से सोचने तथा अपने दर्शन को एक अलग स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। इससे हमारा दर्शन हमेशा सक्रिय बना रहता है तथा समाज अपने दर्शन के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और उसका विकास करता है। तो इससे क्या होता है? हमारा दर्शन हमेशा सक्रिय बना रहता है। दर्शन के जो हमारे उद्देश्य होते हैं समाज उनकी प्राप्ति करता है और दर्शन का उससे विकास भी होता है। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। अब दर्शन क्या होता है? चिंतन मनन करके चीजों को समझना। अब उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, शिक्षा की जरूरत पड़ती है। किसी व्यक्ति के पास अगर शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो वह चिंतन मनन या दर्शन नहीं कर पाएगा। इस वजह से शिक्षा क्या होती है? दर्शन के निर्माण की आधारशिला होती है। यह बात स्पष्ट है कि हमें दर्शन करने के लिए सोचना, विचार करना, चिंतन मनन करना और विश्लेषण करना पड़ता है। इन सब कार्यों के लिए ज्ञान तथा शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी भाषा की शिक्षा नहीं मिली तब हम उस भाषा में चिंतन मनन नहीं कर सकते, अर्थात दर्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा भी एक अशिक्षित व्यक्ति का दर्शन एक शिक्षित व्यक्ति की तुलना में काफी निम्न दर्जे का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं। अधिकांश जो दार्शनिक हुए हैं ना भारत में या भारत से बाहर, ज्यादातर दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं। दार्शनिक कौन होता है? जो अपने समाज के बारे में विचार करता है, चिंतन मनन करता है, उसके बारे में जानना चाहता है और उसमें सुधार लाना चाहता है। और अपने समाज में सुधार लाने का कार्य शिक्षक का ही तो होता है। तब अधिकांश दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक शिक्षा और दर्शन के इतिहास पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि लगभग सभी दार्शनिक शिक्षक भी रहे हैं। प्राचीन काल में जहां सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिक शिक्षक भी थे, वहीं आधुनिक काल में जॉन लॉक, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, रूसो, बेकन, फ्रोबेल, मोंटेसरी, टैगोर, विवेकानंद, अरविंदो, इसके अलावा हमारा महात्मा गांधी भी शिक्षक ही थे। एक तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था की थी। आदि दार्शनिक शिक्षक और दार्शनिक दोनों रहे हैं। वास्तव में हर दार्शनिक शिक्षक ही होता है क्योंकि वह अपने दार्शनिक विचारों के द्वारा दूसरों को शिक्षित करना चाहता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित करती है। मनुष्य एक गतिशील प्राणी है। वह नियमित तौर पर कार्य करता रहता है। उसके मार्ग में समय समय पर अनेक समस्याएं आती रहती हैं तथा वह इन समस्याओं में फंसकर अपना रास्ता भटक जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। इस समय शिक्षा मनुष्य को इन समस्याओं से परिचित कराती है, मनुष्य को चिंतन मनन करने के लिए, दर्शन करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे मनुष्य अपनी समस्याओं का हल निकाल लेता है। मतलब क्या हुआ? शिक्षा मनुष्य के सामने नई नई समस्याएं रखती है जिससे कि हम उन समस्याओं के प्रति दर्शन करते हैं और दर्शन करके उन समस्याओं का समाधान निकालते हैं। अब निष्कर्ष हम दे सकते हैं, हमने शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव देख लिया, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव दे लिया। अब वही बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार हम कह सकते हैं कि दर्शन तथा शिक्षा एक दूसरे के अभाव में अधूरे हैं। बिना दर्शन शिक्षा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और बिना शिक्षा दर्शन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये बात आप इस तरह से और आगे भी लिख सकते हैं। जो ऊपर आपने बातें लिखी है हल्की हल्की सी, जो इंट्रोडक्शन में लिखा था वो भी आप हल्का सा यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या था? शिक्षा व दर्शन में संबंध बताइए। हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने 5-6 हेडिंग तो इस चीज के लिए कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है और 5 हेडिंग इस चीज के लिए कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है। इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और अब आप इसे पेपर में आसानी से लिख पाएंगे। रटना नहीं है, ये
बस आप इसे समझ लीजिए, हेडिंग याद कर लीजिए और समझ लीजिए, पेपर में आप खुद लिख देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।